सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में तब आई जब ये पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। जब पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पर रेल लाइन, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रेल निर्माण हेतु हड़प्पा के खंडरों में खुदाई की गई, तब यहाँ पर इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इस 1921 में राम दयाराम साहनी हड़प्पा में खोज करवाई। वहीं राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में खोज करवाई। चूंकि इस सभ्यता में सबसे पहला जो प्रमुख नगर था वह हड़प्पा था, हड़प्पा इसीलिए इसको हड़प्पा से वहीं इस सभ्यता का जो पूर्णतः विकास है कहीं न कहीं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सामाजिक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता किसी भी संस्कृति या सभ्यता को नगरीय सभ्यता होने में काफी समय लगता है। नगरीय सभ्यता का स्थान प्राप्त करने के लिए उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाषाण काल से आगे बढ़ते व्यक्ति जब कृषि करने लगा, कबीलों में रहने लगा, फिर बस्तियां बनी और उसके बाद गांव बने, उसके बाद नगर बने। कबीला, बस्ती, गांव और नगर, इन प्रक्रियाओं के बाद में कोई सभ्यता नगरीकरण की ओर बढ़ती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्ट प्रारंभ से ही नगरीय सभ्यता हो गई। नगरीय सभ्यता होने से पहले भी इसमें कुछ तो हुआ होगा, कहीं ग्रामीण सभ्यता तो या कहीं कबीला। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व एक और हड़प्पा सभ्यता हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व भी एक सिंधु घाटी सभ्यता हुई, जो कि मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। ये नगरीय है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कहा गया पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मुख्य रूप से यह ग्रामीण थी। पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान के कोटदीजी, भारत के कालीबंगा और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब पुरातत्वविद केसल के नेतृत्व में 1959 और 60 के अंतर्गत उत्खनन करवाया गया, तब पूर्व हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके आधार पर जब अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं के नेतृत्व में खोज करवाई गई, उत्खनन करवाया गया, तो कई जगहों पर अलग अलग तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व की हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर अलग अलग विद्वानों ने इसे पाकिस्तान के अमरी कराची में उत्खनन करवाया गया, जिसमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कोटदीजी और कालीबंगा से भी हमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या पूर्व हड़प्पा सभ्यता यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो अवशेष थे उस पर इसका विकास हुआ था। तो इन लोगों के पास में कुछ तकनीकी ज्ञान तो था, लेकिन उतना तकनीकी ज्ञान नहीं था जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास था। तो हम देखते हैं कि पूर्व हड़प्पा सभ्यताओं की कुछ विशेषताओं को देखने का प्रयास। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। कच्चे मृद भांड और पाषाण निर्मित उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया। पाषाण उपकरण, कच्चे मृद भांड और पाषाण उपकरणों का इसमें मुख्यतः प्रयोग किया गया। इसमें जो घरों का निर्माण किया गया वो कहीं न कहीं कच्ची ईंटों का किया गया। ऐसी विशेषताएं नहीं पाई गई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषताएं पाई गई है, क्योंकि यह एक पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी जो धीरे धीरे
नगर की ओर या शहर की ओर बढ़ रही थी। ये लोग मृद भांड और बनाने की प्रक्रिया विधि इन्हें याद थी। इनका सामाजिक जीवन ग्रामीण परिवेश के साथ पशुपालन विकास स्थान पे था। इसी के साथ में ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे। कई जगह से अलग अलग उपकरण प्राप्त हुए हैं जो इस बात का सबूत है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो इस बात का सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व भी एक सभ्यता थी जिसका कालखंड कुछ विद्वानों द्वारा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया गया है। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य इस संस्कृति के इसका कालखंड बताया गया है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों पर ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे बसी थी। पूर्व हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण से शहर की ओर बढ़ रही थी और नगरों का निर्माण हो रहा था। जब इन्हें तांबे और कांसे का ज्ञान हुआ और जब इन धातुओं का ये प्रयोग करने लगे तब यह मुख्यतः नगर की ओर बढ़े और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः भारत और पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में विस्तृत एक सभ्यता है। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है इसका केंद्र उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर में है। ये इस तरह से थी जो कि एक त्रिभुज बनता है। यहाँ से भी देखा जाए तो ये एक त्रिभुज का निर्माण होता है, यहाँ से भी एक त्रिभुज का निर्माण होता है, यहाँ से भी एक त्रिभुज बनता है, यहाँ से भी त्रिभुज बनता है। यहाँ आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में ये सुत कोंगेडोर बलूचिस्तान, वहीं दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दायमाबाद, उत्तर में मांडा कश्मीर, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में सुत कोंगेडोर बलूचिस्तान और दक्षिण में यह दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी। इसका कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैली हुई थी। मुख्यतः यह पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके भारत और पाकिस्तान में मिला के लगभग 1500 स्थलों को खोजा जा चुका है, जिनमें से मुख्यतः 6 शहर थे। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, ये 6 ही शहरों की श्रेणी में थे। बाकी क्षेत्र छोटी छोटी नदियों के किनारे पर बसे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता थी। इसी कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यहाँ सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे जाकर ये अरब सागर में गिरती है। वहीं यहाँ पर ही एक प्राचीन नदी थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख तो है, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी अस्तित्व में नहीं है।
इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर थी। हो सकता है कि सरस्वती नदी भी यहीं कहीं गुजरी हो और उससे इस सभ्यता के लोग वहीं हो या उनके अवशेष पर हो। कालीबंगा से काली चूड़ियां प्राप्त हुई, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा। वहीं लोथल एक बंदरगाह था। लोथल और सुखपोंगड़ो एक दो बंदरगाह थे, अर्थात यहाँ पर नाव और जल परिवहन भी प्रचलन में था। मोहनजोदड़ो से कई चीजें प्राप्त हुई, जैसे कि अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति और कुएं आदि चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। वहीं आलमगीरपुर जो है, यहाँ से चूड़ियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा राखी गढ़ी से भी कई चीजें, राखी गढ़ी से भी हमें खेत, जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं, इससे कि यहाँ पर खेती भी की जाती थी। इसकी देखते हैं इसकी इतिहासकारों में इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे कौन। इस बात को लेकर कई इतिहासकारों ने, कई पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें ही टानवी हिलर और अमलानंद घोष का मानना है कि ये लोग पश्चिमी एशिया में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये वहाँ के निवासी थे। लेकिन इस तर्क में भी कोई साम्यता नजर नहीं आती, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जरूर थी, लेकिन वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषताएं नजर आती, जो नगर, ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसी कोई भी विशेषता मेसोपोटामिया की सभ्यता में नजर नहीं आती है। वहीं का मत है कि ये बलूची पठार में, पिगट और गार्डन का मत है कि बलूची पठार में एक जो सभ्यता उत्पन्न हुई है, सभ्यता का विकास हुआ, उसके लोगों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता में एक नाम दिया। किंतु यह भी एक तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जाती है वो बलूची पठार में नहीं देखी जाती। बलूच के पठारों में जो सभ्यता उनमें नहीं देखी जाती, क्योंकि वे लोग ग्रामीण थे और ये नगरीय सभ्यता है। वहीं लक्ष्मण स्वरूप और अन्य इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वे आर्य थे। आर्य की ही दो सभ्यताएं हुई, दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहले सिंधु सभ्यता और उसी के पूरा अवशेषों पर कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति का निर्माण हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें तर्क संगत प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वैदिक आर्य प्रकृति पूजक थे और सिंधु घाटी में कई मूर्तियां प्राप्त हुई है। लिंग, योनि, पशुपति की पूजा, मातृ देवी की पूजा आदि मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में भी भिन्नता नजर आती है। वहीं यदि हम बात करें, वही राखलदास बनर्जी और अन्य विद्वानों का मानना है कि ये द्रविड़ थे। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि द्रविड़ लोगों की संस्कृति थी। उनका मानना है कि जो द्रविड़ संस्कृति थी और ये नगरों में रहते थे, इन पर आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण के कारण ये लोग अपनी संस्कृति को छिन्न भिन्न छोड़कर अन्य जंगलों में है या पहाड़ी इलाकों में चले गए। ऐसा है कि ऋग्वेद में हरियुपिया एक नाम आता है, जिसके अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं हरियुपिया नाम आता है, जिसका अर्थ सिंधु सभ्यता से ही लगाया जाता है। वहीं आर्यों के देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है या पुरुत्तोवेता कहा जाता है, जिसका विनाशक, नगरों का विनाशक। अर्थात इस बात से तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि आर्यों के आक्रमण से जो द्रविड़ थे वहां के, वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और चले गए। वहीं गार्डन और चाइल्ड का मानना है कि ये लोग सुमेरियन थे। इस बात पर अभी भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है, किंतु इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता देखी जाए तो वो है इसके नगरों का निर्माण, नगरों का नियोजन। यह एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया गया था। नगर नियोजन में जो मकान और शहर बनाए गए थे वो बड़े ही योजनाबद्ध सुचारू रूप से बनाए गए थे। यहाँ पर एक विशेषता देखी गई है, इसमें जो नगर होता था वो परकोटा, जिसे परकोटा कहा गया, जो नगर होता था वो परकोटा नामक दीवारों से घिरा होता था और दीवारों से वह एक प्रकार से सुरक्षित रहता था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय नियोजन
समकोण आधारित सड़कों को एक दूसरे से काट कर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और वहीं सड़कों से लगे हुए जो घर होते थे, घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वह पीछे आंगन में खुलता था। जैसे कि सड़कें एक दूसरे को इस प्रकार से समकोण पर, वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो घर बनाए जाते थे वे इस तरह से सड़क पर लग के इस प्रकार से बनाए जाते थे, जिनका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ न खुलते हुए घर के पीछे आंगन में खुलता था। यहाँ आंगन होता था, आंगन में खुलता था। इस घर के अंदर ही कुएं, शौचालय, स्नान घर, पाकशाला होती थी। इसमें जो शौचालय और जो स्नान गृह होता था, उनसे जो पानी निकलता था वो पानी यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए मुख्य सड़क से मिलता था। इस सभ्यता में साफ सफाई पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता था। ये जो सड़कें होती थी, इन सड़कों पर यहाँ पर कूड़ादान रखा जाता था, जिसके अंदर जो भी कूड़ा करकट निकलता था उसे डाला जाता था। इस प्रकार से यहाँ साफ सफाई भी इसकी बड़ी एक विशेषता रही है। आधुनिक जमाने में तो हम साफ सफाई बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ पर काफी साफ सफाई के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे ये कहीं आयताकार और वर्गाकार स्थिति में पाए गए हैं। वहीं इन घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। इनका निर्माण किया जाता था। वहीं इन घरों के अंदर कहीं कहीं पर अन्नागार भी पाया गया है। सिंधु से अन्नागार, एक विशाल अन्नागार भी पाया गया है। नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार, वैसे तो घर में भी स्नानागार होता था, लेकिन एक सामूहिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। प्रकार का एक आयताकार स्नानागार होता था, एक बृहद स्नानागार होता था, जिसकी बाहरी, ये एक सीढ़ी नुमा होता था और इसकी जो बाहरी लंबाई होती थी वह 180 फीट के बराबर होती थी और जो बाहरी चौड़ाई होती थी वह 108 फीट होती थी। वहीं इसका जो आंतरिक जो स्नान कुंड, ये स्नान कुंड है, आंतरिक स्नान कुंड की जो लंबाई होती थी वह 39 फीट और जो आंतरिक कुंड की जो चौड़ाई होती थी 33 फीट होती थी, जो 33 फीट होती थी। वहीं इस कुंड की जो गहराई होती थी वह 8 फीट होती थी। यह एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया स्नानागार था, जो कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को हम क्रमिक रूप से पढ़ेंगे, जिसमें इसका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, सामाजिक विशेषता। सिंधु घाटी के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वह बड़ा ही सरल था। सिंधु घाटी के लोग रूप से रुई का उत्पादन, कपास का उत्पादन किया जाता था, इसीलिए वस्त्र आभूषण, इसमें ये लोग सूती को धारण करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, दोनों ही आभूषण धारण करते थे। जो धारण करते थे, यहाँ मुख्यतः 2 वर्ग पाए गए हैं, जिसमें एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग जो होता था वह जो नगर होता था, नगर के अंदर ऊपरी क्षेत्र में रहते थे। वहीं जो गरीब लोग होते थे वह नगर के बाहर रहते थे या नगर के निचले हिस्से में निवास करते थे। वहीं यहाँ से कहीं से हमें 2 मुख वाले चूल्हे और एक बड़े चूल्हे, तंदूरी चूल्हे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का परिचय है कि ये लोग सामूहिक अन्न
अन्न को चक्की में पीसते थे, वही उसे चूरने के लिए ओखली का प्रयोग किया जाता था। ओखली का प्रयोग किया जाता था। सामाजिक जीवन के अंतर्गत कई उप विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इनके आभूषण। महिलाएं होती थी वह गले के आभूषण, नथनी। इनमें पुरुष एक पट्टा जैसा वस्त्र धारण करता था, जो कि इस प्रकार का होता था। दाएं कंधे के ऊपर से बाएं कंधे के नीचे तक पहनता था, इस प्रकार से पहनता था। वही महिलाएं जो ये जो पहनावा है, कहीं ना कहीं जो पुरानी फिल्में उसमें हम शाल को लपेट कर रखते हैं, बस उसी तरह का एक पट्टाधारी एक वस्त्र होता था, ऐसे ये पहनते थे। जो महिलाएं होती थी वह चूड़ी, कंगन, अंगूठी, हार, कंगन, कर्णफूल, अंगूठी आदि आभूषणों को धारण करती थी। हार आदि आभूषणों को धारण करते थे। जो होते थे यह मनोरंजन के लिए पासा, उत्खनन में कुछ पत्थर के पासे और कुछ लकड़ी के पासे या मिट्टी के पासे प्राप्त हुए हैं। इससे यह बात पता चलती है कि ये मनोरंजन के लिए पासों का प्रयोग करते थे। वहीं यहाँ से कुछ अस्त्र शस्त्र जैसे कि खुर्ची, छुरा, बर्छा आदि प्राप्त हुए हैं, जो कि शहरीकरण में आमतौर पर उपयोग में आते हैं। यहाँ से जो बचाव के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे कि तलवार है, ढाल है, आदि चीजें प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण इसे कहा जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी, ये एक शांति मूलक सभ्यता थी या शांति प्रिय सभ्यता थी। और दैनिक उपयोग में जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता था, वे कहीं चाक पर बने हुए बर्तन, कच्ची मिट्टी और मिट्टी के कच्चे और पक्के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। वहीं इनका जो आर्थिक जीवन था, इनकी आर्थिक विशेषताओं के अंतर, जो कि यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो यहाँ पर व्यापार अपनी उन्नति पर था। व्यापार की काफी उन्नति हुई थी। ये लोग पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार करते थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से यहाँ पर व्यापार करते थे। इस बात के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी एशिया की कई विदेशी मुद्राएं भी हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है। लेकिन व्यापार और उद्योग प्रधान होने के बावजूद भी जो इनका आर्थिक जीवन था, वो कृषि और पशुपालन पर आधारित था। व्यापार और उद्योग के लिए जो कच्चा माल था, वो कृषि से हमें और पशुपालन से प्राप्त होता था। कृषि के अंतर्गत ये लोग जो गेहूं, मटर, खजूर आदि का उत्पादन करते थे। वहीं पशुपालन के अंतर्गत बैल, गेंडा, सुअर, भेड़, कुत्ता आदि पशुओं का पालन किया जाता था। सिंधु घाटी से गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त तो हुई है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुआ है कि घोड़े का उपयोग ये लोग जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी मिट्टी की लिंग पूजा, योनि पूजा, पशुपति पूजा और वृक्षों की पूजा के भी हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजक थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी के साथ ही यहाँ पर पशुपति नाथ की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनका आकलन शिव से लगाया जाता है। लिंग, योनि, ये लोग बतख को बड़ा पवित्र जानवर मानते थे। वहीं पीपल की पूजा करते थे। वहीं हम यदि इनके ललित जीवन की बात करें, तो हमें यहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति, इस नर्तकी की मूर्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। नर्तकी की मूर्ति के साथ ही कई मुद्रा और मृत भांडों पे से हमें
वाद्य यंत्र भी प्राप्त हुए हैं, जिससे यह आकलन लगाना आसान होता है कि ये लोग संगीत और नृत्य का भी उपयोग अपने ललित मनोरंजन के लिए करते। यहाँ लेखन कला भी विद्यमान थी और एक विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता था, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह लिपि एक लाइन की होती थी तो दाएं से बाएं, और जब एक लाइन से अधिक की होती थी तो फिर ये इस प्रकार से लिखी जाती थी। लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि प्राप्त हुई है, उस लिपि को अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो भी जानकारियां प्राप्त होती है वह उत्खनन के दौरान सामने आए हमें उत्खनित साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है। इस ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत इसके निर्माण और इसके पतन के विषय में लगाए गए हैं। ये लोग मूर्ति कला में भी पारंगत थे, चाक पर बने बर्तनों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी में भी इनका बड़ा ही विशेष विकास हुआ। विज्ञान और तकनीकी में भी इनका विकास हुआ। ये लोग तांबा प्लस टीन के उपयोग से कांसा बनाने की विधि जानते थे। वहीं यहाँ पर मूर्ति कला, नगरों का विन्यास, नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात यह लोग गणित में भी कहीं न कहीं आगे थे। इनका गणित विषय में भी यह आगे थे। यह सभ्यता मुख्यतः शांति मूलक थी। मूर्ति पूजा, इन्हीं विशेषताओं के साथ में इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इनके बड़े बड़े शहरों का अलग अलग नदियों के किनारे पर होना, उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई है, और आयात निर्यात भी बाहर होता था उन चीज़ों का। तो हम सभी विशेषताओं को एक साथ फिर से देखें। विदेशी व्यापार, ऋग्वेद में इसे हरियुपिया कहा गया है। हरियुपिया, इसका प्राचीन नाम मेलुहा भी है। मेलुहा। नगर नियोजन, कृषि के साथ यहाँ पर बागवानी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि विभिन्न मृत भांडों पर और मोहरों पर तरबूज, खजूर, आम और केले के इनके चित्रण भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। दर्पण प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह, सिंधु घाटी सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो सूर्य उपासना का प्रतीक था। जो भारतीय परंपरा में स्वास्तिक चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। सिंधु घाटी सभ्यता से दर्पण प्राप्त हुआ है, जो कि मुख्यतः तांबे का था। यहाँ धातु के दर्पणों का प्रयोग किया जाता था। जो महिलाएं होती थी वे अपने होठों पर लिपस्टिक और आंखों पर काजल लगाती थी। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को मृतकों, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्लस जो हड़प्पा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने सिंधु सभ्यता की एक विशाल नगर की दो जुड़वा राजधानियां बताया है। वहीं यदि हम बात करें तो ये लोग कहीं पर दफनाने और कहीं पर जलाने की विधियां, दोनों प्रकार की विधियां यहाँ प्राप्त थी। ये लोग दफनाने में उत्तर दक्षिण की दिशा में दफनाते थे। उत्तर में सर रख करके इस प्रकार से उत्तर में सिर होता था और दक्षिण में पैर होके दफनाया जाता था। ये लोग अपने
फर्श, अपने घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, जिससे इनका आत्मीय होना भी कहीं 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 हमें नजर आता है। कालीबंगा से घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। वहीं हमें यहाँ पर एक पशुपतिनाथ भी प्राप्त हुआ है, जिसमें गेंडा, भैंसा और सूअर, बेल, गेंडा, सूअर, बेल और इनसे घिरे हुए पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हम उसे आधुनिक काल में हम उसका पर्याय भगवान शिव। लोथल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था। इससे यह तात्पर्य लगाया जा सकता है कि तब जो सती प्रथा थी, हो सकता है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित में हो, किंतु पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में थी। ये लोग तांबा, कांसा, टीन और चांदी से परिचित थे। विश्व में सबसे पहले चांदी अगर कहीं प्राप्त हुई तो वह चांदी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता की जो चांदी है, यह विश्व को एक अनोखी देन है। चांदी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इस विषय में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता और विचार और तर्क हैं। इससे हम अलग अलग जो कारण है उनको एक साथ धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कारण है जलवायु परिवर्तन। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर उस समय, जैसे आज तो वहाँ रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है, लेकिन उस समय पर यह पर्याप्त वर्षा हो रही थी। पर्याप्त वर्षा, जंगल भी थे। नगरीकरण में आमतौर पर जंगलों का, लकड़ियों का उपयोग किया गया, तो यहाँ जंगल थे, वर्षा थे और खेती भी होती थी। नगरीकरण के समय जंगलों को काटने से वर्षा में कमी आई और वर्षा में कमी आने से खेती और इनका जो उद्योग था वह नष्ट होता गया, जिससे कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया हो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इसमें से जो मोहरें प्राप्त हुई है, उस पर हमें कई जानवरों के, पशुओं के चित्रांकन मिले हैं, जिससे कि यह आकलन लगाना आसान होता है कि यहाँ पर जंगल था और उद्योग के लिए जंगलों का विनाश किया गया। जंगल काटे गए, ईंटों को पकाने के लिए, पक्की ईंटें थी तो पक्की ईंटों को पकाने के लिए जंगल काटे गए। जंगलों को काटने से जो वर्षा थी, वर्षा में कमी आई। वर्षा में कमी आने से जो नदियां थी, वो नदियां सूख गई। नदियों के सूखने से इनकी जो कृषि थी उसका विनाश हो गया, और जब कृषि का विनाश हुआ तो कृषि पर जो आधारित उद्योग और धंधे थे, व्यापार था, वह भी कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया। इस कारण से ये लोग यह क्षेत्र छोड़कर चले गए। हो सकता है कि यह भी एक कारण। बाढ़, जब कनिगम के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया तो उन्हें एक उत्खनन के दौरान बालू की परत प्राप्त हुई, जो इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि यह क्षेत्र कभी बाढ़ के अंतर्गत आया हो, और यहाँ सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ हो, और ऐसे ही कहीं न कहीं सभी अन्य स्थानों का भी क्रमिक रूप से विनाश हुआ हो। हो सकता है कि बाढ़ आई हो। बाढ़ के कारण यहाँ की जो खेती थी वो नष्ट हो गई होगी, और खेती पर आधारित उद्योग धंधे भी नष्ट हो गए होंगे। इनका जो मुख्य क्षेत्र जो रहवासी था, हो सकता है कि वह क्षेत्र अब रहने योग्य न रहा हो, इसलिए इसको छोड़कर ये चले गए हो। बाढ़ के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई हो।
महामारी फैल गई हो। ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हैं, हो सकता है यह एक अनुमान है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उस पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर ही अनुमान लगाया गया है सिर्फ, क्योंकि पुख्ता सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं बाढ़ के साथ ही इसका जो अगला इसके विनाश का कारण है वो हो सकता है व्यापार में गतिरोध। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान सभ्यता है और व्यापार आयात और निर्यात विदेशों के साथ, पश्चिमी एशिया के साथ भी होता था। हो सकता है कि व्यापार में शिथिलता आई हो और व्यापार में शिथिलता के कारण इनकी जो इकोनॉमी थी, इनका जो आर्थिक ढांचा था वो बिखर गया हो, और आर्थिक ढांचे के बिखरने के कारण इस क्षेत्र का जो सिंधु घाटी जो नगरीकरण था, नगरीकरण रुक गया हो, नगरीकरण रुका हो। नगरीकरण के साथ में जो मकान और इनके जो खेती और पशुपालन आदि चीजों पर भी प्रभाव पड़ा हो। जो नगरीकरण है वह कम हो गया हो और नगरीकरण के नष्ट होने के कारण ये लोग कहीं और चले गए हो। हो सकता है कि व्यापार में गतिरोध इसका एक कारण रहा हो। इसका जो अगला कारण है वो है भौतिक कारण भी इसका रहा हो। जैसे कि सिंधु घाटी के समय सिंधु घाटी सभ्यता हम जानते हैं कि जो सरस्वती नदी थी वो थी तो सही, लेकिन विलुप्त तो हो गई। तो विलुप्त तो होने का कोई कारण रहा होगा। वैसे भूगोल में क्या होता है कि जब प्लेट विवर्तनिकी होती है और जब प्लेट विवर्तनिकी के कारण बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होने लगता है, तो जो नदियां होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो हो सकता है या तो नदियां रास्ता बदल लेती है या वो नष्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि जो सरस्वती थी वो भी नष्ट हो गई हो। वैसे ही इसका आकलन ये लगाया जाता है कि सिंधु के समय पर नदियों ने अपना रुख बदल लिया हो। यहाँ पर उथल पुथल के कारण नदियों ने अपना रुख बदल लिया हो, जिससे इनकी कृषि नष्ट हो गई और कृषि के साथ इनका जो व्यापार और उद्योग धंधा था वो भी नष्ट हो गया और इसी से इनका जो नगरीकरण हो वो रुक गया हो। और इस कारण ये लोग अपने मुख्य शहर को, क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले गए हो। इसका कारण है भारी आक्रमण। इसका अगला कारण है भारी आक्रमण। हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता विकसित थी, नगरीय थी, व्यापार प्रधान थी, इस कारण से कोई अन्य बाहर से आए हो और उन्होंने इन पर अचानक आक्रमण किया हो। क्योंकि कई क्षेत्र में हमें अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं जो कि घरों के बाहर बिखरे हुए अवस्थाओं में मिले हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि बाहरी आक्रमण के कारण लोगों को मार दिया हो और वह सभ्यता क्रमिक रूप से नष्ट होती हो। चूंकि सिंधु सभ्यता जो थी, इसका जो क्षेत्र था वो काफी विस्तृत था, तो यह आक्रमण एक जगह एक साथ न होकर बारी बारी से अलग अलग जगहों पर हुआ हो, ऐसा इतिहास हो सकता है। लेकिन जो हीलर है, हीलर ने बाहरी आक्रमण में आर्यों का नाम बताया है कि जो आर्य थे, आर्यों ने ही बाहरी आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट कर दिया। क्योंकि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को हरियोपिया कहा गया है और जो इनका देवता है इंद्र, इनका मुख्य देवता है इंद्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे कहा जाता है क्या, पुरंदर। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नगरों का विनाशक। तो हो सकता है कि आर्यों के आक्रमण के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया हो, आर्यों ने सिंधु घाटी का विनाश किया हो और उसके बाद उन्हीं के अवशेषों पर आर्य संस्कृति का विकास किया हो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में सभी कारण अपनी अपनी तर्क और महत्व रखते हैं, इसलिए इतिहासकारों में एक मत न होने के बावजूद भी हो सकता है कि ये सारे कारण क्रमिक रूप से कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहे हों। धन्यवाद।